जय हिंद। एक काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं वापस आ रहा हूँ आप लोगों के सामने। कुछ इश्यूज़ थे जिसके कारण थोड़ा गैप हो गया। तो फर्स्टली थैंक यू सो मच आप सभी को जिन्होंने वेट किया जो वीडियो आएगा, और मैं भी वेट कर रहा था जो कब चीज़ें नॉर्मल हो और मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के सामने आऊँ। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। अब हम जो बात कर रहे हैं उसमें आज जो टॉपिक है वो अपने आप में 20 क्वेश्चन लेके आ रही है। ये जितने देर का पॉइंट टॉपिक होगा उसमें कम से कम 20 क्वेश्चन होंगे जो ऑलरेडी एग्ज़ामों में आ चुके हैं, अलग अलग एग्ज़ामों में आ चुके हैं, चाहे वो यूपीएससी की बात करें चाहे वो कलर एग्ज़ाम की बात करें। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है। ठीक है, तो उसको मैं लेकर के आया हूँ एक लंबे टाइम के गैप के बाद। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान दर्पण जीएस में स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस थोड़ा सा पैसेंस के साथ आप लोग इस चीज़ को देखिएगा, इस टॉपिक को देखिए, समझिए, और जैसा आप करते हो प्रॉपर नोट डाउन करके इसका जो है नोट्स बनाएं और उसका यूटिलाइज करें। ठीक है, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में आए हुए हैं। हो सकता है आप कुछ इसमें से 2-4 क्वेश्चन जानते भी होंगे, कुछ ज़्यादा भी जानते होंगे, और कुछ के लिए सब कुछ नया होगा। तो ओवरऑल आपके सामने एक अच्छा जो है पैकेज जो है वो है किसका, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। ठीक है, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं जो द सन या सूरज के बारे में, आजकल सूरज जो है उससे संबंधित चीज़ें करंट में भी काफ़ी चल रहा है। आप लोगों ने सुना होगा जो सूरज पे भारत का पहला सोलर मिशन की बात करते हैं, भारत का पहला जो सोलर मिशन है, इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन, दैट इज आदित्य L1। आपने सुना होगा आदित्य L1 मतलब सूरज की तरफ जो है वो आदित्य L1 नाम का मिशन जो है वो इसरो ने भेजा है। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में करंट का क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन है जो सूरज पे या सूरज की तरफ भारत का या इसरो का पहला कौन सा मिशन है, तो वो आदित्य L1, क्योंकि चंद्रयान 3 तो आपने बहुत सुना होगा, उसी तरह से आदित्य L1 जो है वो सूरज के तरफ पहला मिशन है। हालांकि सूरज के पास नहीं गया है, सूरज के साथ पास नहीं गया, क्यों? क्योंकि कुछ जा ही नहीं सकता, वहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो वो सूरज से काफ़ी ज़्यादा दूर ही है। वो मतलब टोटल जो सूरज और पृथ्वी का डिस्टेंस है उसका मात्र 1% डिस्टेंस कवर करके वहाँ पहुँचा है, और इसीलिए उस जो है वो 15 लाख किलोमीटर के पास गया है, और एक लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं जहाँ पे वो पहुँचा है, जिसको L1 कहते हैं। तो ये आप जिन्होंने नहीं देखा है आदित्य L1 का वीडियो, प्लेलिस्ट में जाइए और करंट अफेयर्स में वीडियो है, आप बहुत अच्छे से देखिए, समझिए। तो एक क्वेश्चन ये हो गया जो हाल ही में सूरज पे भारत का कौन सा मिशन गया है, तो आदित्य L1। ठीक है, जो कि यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर जो सूरज है उतना नहीं, सिर्फ 15 लाख किलोमीटर जो है दूर गया है। तो ये आप करंट के वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ आएगी। अब हम ट्रेडिशनल की बात करते हैं। देखिए द सन या सूरज की बात करते हैं। आपने सोलर सिस्टम का नाम सुना होगा, द सोलर सिस्टम या सौर मंडल या सौर परिवार की बात करते हैं। हम इस टॉपिक को बाद में पढ़ेंगे। इवन सूरज से पहले एक टॉपिक आता है यूनिवर्स या ब्रह्मांड, सूरज से पहले एक टॉपिक आता है यूनिवर्स या ब्रह्मांड, उसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। मैंने उस ब्रह्मांड को नहीं अभी पढ़ाया है, क्योंकि उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आपको शायद काफ़ी वो रहेगा, तो हो सकता है कई बार नहीं समझ में आता है, इसलिए मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पहला सूरज ही लिया है, जो आपको कुछ तो फैमिलियर है। तो एक यूनिवर्स का मैंने बोला, वो अपने आप में टॉपिक रहता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, और उसके बाद सोलर सिस्टम तो चलेगा। तो आपको पता होगा जो यूनिवर्स का ही एक पार्ट है सूरज, या फिर आप कह सकते हो जो सोलर सिस्टम जो मैं आगे पढ़ाऊंगा उसका भी पार्ट है या उसका हेड है सूरज। मतलब आप समझिएगा, यदि सूरज की बात करते हैं तो जो सोलर सिस्टम मतलब जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं या खगोलीय पिंड है, जैसे हम क्या कहते हैं भाई, सूरज की बात करते हैं या जितने भी ग्रह की बात करते हैं या फिर जितने भी और सारी चीज़ें हैं, उन सब को मिला करके जो है सारा का सारा सेलेस्टियल बॉडीज की बातें की जाती है। अब हम सौर मंडल की बात करते हैं तो सूरज और जितने भी ग्रह हैं, आपने सुना होगा 8 ग्रह या प्लैनेट्स हैं, उसके बाद सैटेलाइट्स या उपग्रह हैं, कॉमेट, डिकॉमेट, इन सब को मिला करके सौर मंडल बनता है। और सौर मंडल का जो हेड है या मुखिया है वो सूरज होता है। एक तरफ जहां सूरज जो है वो किसी का पार्ट है, उसी तरह से सूरज का भी पार्ट कुछ है।
होता है ना, जैसे भाई कोई पिताजी हैं, वो किसके पार्ट है, वो दादाजी के पार्ट है, बट उस पिताजी का भी तो कोई बेटा होगा ना, तो उसका भी पार्ट भी वही हो गया। तो वही चीज़ें हैं सूरज का। सूरज जो है वो गैलेक्सी या जिसको हम बेसिकली आकाशगंगा कहते हैं उसका वो पार्ट है। तो दो चीज़ें, पहली बातें, सूरज जो है वो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और इसका मुखिया है। ये पहली बार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, जो सोलर सिस्टम जो है उसका हेड कौन है। तो जो सोलर सिस्टम हम आप पढ़ते हैं उसका हेड सूरज है। अब सोलर सिस्टम क्या है तो ये टॉपिक अलग है, बट आपको मैं बता दूं, सूरज, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो, उन सभी के जो सैटेलाइट्स हैं वो, उसके बाद एस्ट्रॉइड की बात करते हैं वो, उसके बाद कॉमेट डिकोमेट, इन सब की बात करते हैं। इन सब को मिला करके जो एक परिवार या एक फैमिली बनता है, मतलब सूरज से संबंधित जो परिवार है उसी को हम सौर परिवार या सौरमंडल कहते हैं। और इन सब परिवार का जो हेड है, इन सब परिवार का जो हेड है उसको हम सूरज कहते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, जो सौरमंडल का हेड कौन है, सूरज है। सौरमंडल में क्या क्या आता है या सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है, तो सूरज, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो, जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो, जितने भी एस्ट्रॉइड हैं वो, कॉमेट डिकोमेट, इन सब को मिलाकर के एक सोलर सिस्टम बनता है। बाकी हम डेप्थ में पढ़ेंगे इसको। अब बात करते हैं, सूरज एक तारा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सूरज जो है ये एक तारा है जी, सन इज आल्सो ए स्टार। अब बातें आती हैं, और यह पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। अब आपने सुना होगा, जो भाई सूरज जब तारा है तो बाकी तारे तो बड़े टिमटिमाते हैं प्यारे प्यारे से, सूरज इतना खतरनाक क्यों है, इतना रोशनी क्यों होता है। तो एक्चुअली ये हमसे बहुत ज़्यादा पास है, ये हमसे बहुत ज़्यादा पास है। और पास है मतलब बगल के मेट्रो स्टेशन पे नहीं है, पास है तब भी ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमसे, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तब भी आप अंदाज़ा लगा के देखिए। ठीक है, बट बाकी से तब भी ये बहुत ज़्यादा पास है। तो जो चीज़ें जितनी पास होती है उतना बड़ा दिखता है। जैसे हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ की बात करते हैं, दूर होता है तो कितना छोटा सा दिखता है पक्षी की तरह, और जब वो आपके पास होता है तो कितना बड़ा है। तो जो चीज़ें जितनी दूर होती है उतना छोटा दिखता है, जितना पास है उतना बड़ा दिखता है। तो चूंकि सूरज जो है बाकी तारों के मुकाबले काफ़ी पास है पृथ्वी से, इसीलिए यह इतना बड़ा दिखता है और इसका प्रकाश वगैरह जो है ये यहाँ तक पहुँच पाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, सूरज भी एक तारा है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, सूरज क्या है, एक तारा है और यह पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है। एक क्वेश्चन ये भी आता है, हालांकि ये मैं आपको यूनिवर्स में पढ़ाऊंगा, जो सूरज के बाद पृथ्वी का दूसरा सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, तो वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं या प्रॉक्सिमा सेंचुरी, वो सूरज के बाद जो दूसरा सबसे नज़दीक का तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सेंचुरी ग्रुप के जो हैं AB और अल्फा और बीटा और प्रॉक्सिमा सेंचुरी ग्रुप जो हैं, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो सूरज के बाद सबसे नज़दीक का तारा है। तो एक्चुअली यदि बात करते हैं तो पूरे यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं तो एक तारा ही एक ऐसा है, पूरी यूनिवर्स या ब्रह्मांड की बात करते हैं उसमें तारा ही एक ऐसा है या स्टार ही एक ऐसा है जिसके पास अपना प्रकाश है, जिसके पास अपना लाइट है। और लाइट है तो ऑब्वियस ही बात है हीट भी होगा, उष्मा भी होगा। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ तारे या स्टार के पास ही हीट और लाइट है। तो इसीलिए सूरज एक तारा है, और सूरज एक तारा होने के कारण ही उसके पास हीट भी है और उसके पास लाइट है। और सौरमंडल में पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में एकमात्र सूरज ही एक ऐसा रिसोर्स है, क्योंकि पूरे सौरमंडल में एक ही तारा है जिसको सूरज कहते हैं। तो सूरज भी एक ऐसा रिसोर्स है पूरे सौरमंडल में जिससे कि पूरे सौरमंडल को लाइट मिलती है, हीट मिलती है, प्रकाश मिलती है। तो आपने जो चीज़ें समझा वो ये समझा, जो पूरे यूनिवर्स में पता नहीं कितने बिलियन, यदि हम तारों की बात करते हैं वो तारे हैं, ये हम यूनिवर्स में पढ़ेंगे। बट ओवरऑल आपको बताया, जो पूरे यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ स्टार या तारे हैं जिसके पास क्या होती है, अपनी लाइट होती है, और लाइट है तो हीट होगी। तो चूंकि सौरमंडल की बात करते हैं, सोलर सिस्टम की बात करते हैं, उसमें मात्र एक तारा है जिसको हम सूरज कहते हैं, और वो पूरे सौरमंडल का हेड है। तो भैया सिर्फ और सिर्फ सूरज के पास ही एक ऐसा पावर है या सूरज के पास ही लाइट है या हीट है जो पूरे सोलर सिस्टम को, दिन हो रात हो, 24/7 जो है, ठंडा हो गर्मी हो, वो रोशनी प्रदान करता है, उनको उष्मा देता है। इसीलिए हम पृथ्वी वाले, जो कि सौरमंडल का ही एक पार्ट हैं, सूरज की पूजा करते हैं। इसीलिए, क्योंकि यदि सूरज ना हो तो कहानी खत्म, सूरज ना हो तो सब कुछ खत्म, रात का रात होगा,
ठीक है, लाइटें नहीं होंगी, प्रकाश नहीं होगा, फिर जीवन ही खत्म हो जाएगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे। तो इसीलिए यदि हम देखें तो यदि हम एक भावनात्मक तौर पे बात करते हैं या फिर यदि एक देवी तौर पे बात करते हैं, तो सूरज का जो हम पूजा करते हैं उसका सबसे बड़ा यही कारण है, जो किसी भी कंडीशन में सूरज जो है वो आपको बिल्कुल कंटिन्यूसली प्रकाश देता है और प्रकाश के साथ साथ फिर आपको ऊष्मा देता है। तो इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, जो सूरज, ये क्वेश्चन आ चुका है, जो सूरज क्या है, तो सूरज भी एक तारा ही है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का है। और दूसरा क्वेश्चन तो ये हो गया। और तीसरा क्वेश्चन बताया, जो क्वेश्चन यदि पूछा जाता है, जो सूरज के बाद सेकेंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ की बातें होती है, सूरज के बाद पृथ्वी का दूसरा सबसे नजदीक का तारा कौन है, दैट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हालांकि हम इसको यूनिवर्स वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सूरज एक तारा है और आपको बताया पूरे यूनिवर्स में तारों के अलावा किसी के पास अपना कोई प्रकाश ही नहीं है। अब सूरज, हमें बाकी तारे बड़े मुन्नक से प्यारे प्यारे से दिखते हैं, सूरज इतना खतरनाक क्यों दिखता है? क्यों बोला? क्योंकि यह हमसे बहुत ज्यादा पास है। ठीक है, बाकी तारे इससे भी ज्यादा दूर हैं, बाकी तारे सूरज से भी ज्यादा पावरफुल हैं, बाकी तारों का सूरज से भी ज्यादा लाइट है। अब आप अंदाजा लगा के देख लीजिए, बट क्या है, वो हमसे इतने दूर हैं जो वो बिल्कुल उसकी ऐसी प्यारी सी रोशनी दिखती है या इतना प्यारा सा चमकता हुआ दिखता है, पास जाके देखो धप खा लेगा वो, क्योंकि इतना गर्मी है, इतना जो उसमें पावर है, तो फिर आप बचना ही नहीं है। सूरज के पास चले जाओ ना, बचोगे ही नहीं। अभी पता चलेगा कैसे नहीं बचोगे। तो दो चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। एक्चुअली जो हम यूनिवर्स की बात करते हैं, उस यूनिवर्स में कई सारे गैलेक्सी हैं, कई सारे गैलेक्सी हैं। आपने नाम सुना, गैलेक्सी मतलब हो गया जो तारों का समूह होता है। और एक गैलेक्सी में 1 2 5 नहीं, बिलियन बिलियन तारे होते हैं। जी हां, सूरज से भी बड़ा बड़ा तारा, सोच के देखो, सूरज से भी भयानक भयानक तारे जो हैं वो एक एक गैलेक्सी में है। और कितने? 1 2 नहीं, बिलियन बिलियन। तो आप अंदाजा लगाइए, जब आप यूनिवर्स पढ़ोगे तो कितना जो है वो इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। तो ऐसे कई सारे गैलेक्सी हैं, ऐसे कई सारे गैलेक्सी हैं पूरे के पूरे यूनिवर्स में, पूरी के पूरी ब्रह्मांड में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अपना जो सूरज है, अपना जो सूरज है वो किस गैलेक्सी का पार्ट है? डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत आप लोगों ने सुना होगा, सूरज किस गैलेक्सी का पार्ट है? तो हमारा जो सूरज है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, या इसको दुग्ध मेखला कहते हैं, हिंदी में दुग्ध मेखला कहते हैं, या मिल्की वे गैलेक्सी या आकाश गंगा का जो है वो क्या है? पार्ट है। मतलब सूरज जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी का क्या है? भाग है, और इसके कोने पर स्थित है। मतलब क्या हो गया, जैसे ये देखो, ये जो है ना, यहां ध्यान देना, यदि ये पूरा का पूरा मिल्की वे गैलेक्सी है, मतलब इस गैलेक्सी के अंदर में आपको मैं बताऊं, हजारों लाखों करोड़ों तारे हैं, ऐसे करके ध्यान देना, यहां पे ये लाखों तारे हैं। इसमें सूरज जो है ये यहां पे स्थित है, यहां पे इस कोने पे, बहुत अच्छे से समझना, सूरज जो है वो इस कोने पे स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, सूरज जो है वो हमारा किस गैलेक्सी का पार्ट है? क्यों गैलेक्सी की कहां बात आ गई? तो जैसा बताया, ओवरऑल यूनिवर्स या ब्रह्मांड की बातें, यूनिवर्स में लाखों करोड़ों गैलेक्सी हैं और एक गैलेक्सी में करोड़ों तारे हैं। ये टॉपिक हम बहुत अलग से पढ़ेंगे। तो जब करोड़ों तारे हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अपना सूरज जो है वो किस गैलेक्सी का पार्ट है? तो वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है और इसके कोने पर स्थित है। अब आप बताइए, जब सूरज यहां पे स्थित है तो सूरज का परिवार भी यहां पे स्थित होगा ना? बोलो, जब सूरज यहां पे स्थित है तो सूरज का परिवार भी होगा। और आपको पता है सूरज का परिवार क्या है? सोलर फैमिली या सोलर सिस्टम या सौर परिवार। मतलब सूरज के साथ साथ सारे ग्रह, सारे प्लैनेट्स, सारे सैटेलाइट्स, सारे एस्टेरॉइड, सारे कॉमेट डिकॉमेट। तो यदि क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है, जो अपना सौर मंडल या सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी का पार्ट है? तो सेम जवाब होगा मिल्की वे का, क्योंकि सोलर सिस्टम का हेड यदि सूरज है और वो मिल्की वे का पार्ट है, तो सौर परिवार भी तो मिल्की वे का पार्ट होगा ना। मान लो पिताजी किसी फैमिली का पार्ट हैं, तो बाकी जो उसके पीछे जो पूरा कुनबा है वो भी तो उन्हीं का पार्ट होगा। तो आप समझ रहे होंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? सूरज किस गैलेक्सी का पार्ट है? तो मिल्की वे गैलेक्सी का, क्योंकि एक गैलेक्सी में करोड़ों बिलियंस के आसपास जो है, मतलब उससे भी ज्यादा तारे होते हैं। एक गैलेक्सी में
मैंने 1 बिलियन नहीं, 100 बिलियन, 100 से 400 बिलियन के आसपास तारे होते हैं। आप सोच के देखिए, उसमें एक तारा सूरज है। अब आप अंदाजा लगा के देखो, और उसके सराउंडेड पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। जो सूरज जो है वो किस गैलेक्सी का पार्ट है? मिल्की वे का। या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है सौर मंडल किस गैलेक्सी का पार्ट है? मिल्की वे का। या फिर अपना पृथ्वी किसका पार्ट है? तो पृथ्वी तो मतलब क्या समझो, दादा का पोते का पोते का पोते का पोता हो गया। मतलब इस हिसाब से देखा जाए, भाई सूरज के सामने या गैलेक्सी के सामने पृथ्वी की तो कुछ औकात ही नहीं है, बट है उसी वंश का ना। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा जो अपना पृथ्वी किस गैलेक्सी का पार्ट है, तो आप कह सकते हैं मिल्की वे गैलेक्सी का। बट एक्चुअली में सूरज उसका पार्ट है, और सूरज के पार्ट पूरा सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम का एक भाग जो है वो अर्थ है। क्लियर हो गया? तो 3 क्वेश्चन अभी तक आपने क्लियर कर लिया। फिर मैं रिपीट करा रहा हूं, जो सूरज जो है वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, मतलब सोलर सिस्टम के सेंटर में स्थित है। और आपको पता होगा जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे प्लैनेट सूरज के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, क्योंकि सूरज में इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है जो वो बाकी सारे के सारे ग्रह को अपने तरफ खींच के रखा हुआ है, और वो सारे जो हैं वो उसके चक्कर लगाते हैं। ठीक है? और सूरज भी चक्कर लगाता है। मतलब आपने देखा, गौर करो, सूरज के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है? मतलब अपना जो पृथ्वी है वो एक प्लैनेट्स है, तो पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है? सूरज किसका चक्कर लगाता है? तो सूरज मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। मिल्की वे गैलेक्सी किसका चक्कर लगाता है? मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स का चक्कर लगाता है। और जो आपको पृथ्वी बताया था, तो पृथ्वी का भी बच्चा कौन सा है? चंदा मामा, चंद्रमा। ठीक है? तो चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? मतलब पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो आप देखो यहां पे हर कोई हर किसी का चक्कर लगाता है। समझ रहे हो ना? लगाते होंगे चक्कर आप लोग भी। हर कोई हर किसी का यहां चक्कर लगाता है, चक्कर लगाने में रहते हैं। मतलब पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से समझो, चक्कर लगाने में रहते हैं। मतलब चांद जो है वो पृथ्वी का पार्ट है, तो पहले पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पृथ्वी से बड़ा जो है सूरज, तो पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। सूरज से बड़ा कौन सा है? मिल्की वे, तो मिल्की वे गैलेक्सी का जो है वो सूरज चक्कर लगाता है। और मिल्की वे का बड़ा कौन सा है? यूनिवर्स, ब्रह्मांड, तो वो उसका चक्कर लगाता है। मतलब आपने देखा हर कोई हर किसी का यहां पे चक्कर लगाता है। ठीक है? तो एक चीज समझ में आ गया। साथ साथ सूरज एक तारा है और यह पृथ्वी के सबसे नजदीक है। दूसरा बताया, जो पृथ्वी का दूसरा सबसे नजदीक का तारा, दैट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है? ये चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, आपको पता होगा जैसे पृथ्वी हमने सुना होगा अपने एक्सिस पे घूमती है, उसी तरह से भैया सूरज भी अपने एक्सिस पे घूमता है। जी हां, सूरज भी अपने एक्सिस पे घूमता है, और वो ईस्ट से वेस्ट घूमता है। कैसे घूमता है? ईस्ट से वेस्ट, मतलब पृथ्वी के अपोजिट। आपको याद होगा पृथ्वी अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, पश्चिम से पूरब घूमती है। उसी तरह से सूरज अपने एक्सिस पे ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। और दूसरी बात, इसका जो घूर्णन टाइम या रोटेशन टाइम है, ध्यान देना, ये 25 डेज है, 25 दिन है भूमध्य रेखा के सापेक्ष। मतलब इक्वेटर के रिलेटिव यदि बात करते हैं, इक्वेटर को लेकर के यदि बात करते हैं, तो वो 25 दिन में वहां का चक्कर लगा, मतलब चक्कर पूरा हो जाता है इसका। और ये किसका चक्कर? ये अपने एक्सिस पे, ये अपने एक्सिस पे जो घूम रहा है, तो इक्वेटर की सापेक्ष बात करते हैं तो 25 दिन लगते हैं। और यदि पोल की बात करते हैं, पोल मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, तो पोल के सापेक्ष या पोल के रिलेटिवली बात करते हैं तो 33 दिन में। तो आपने क्या समझा? जो सूरज भी अपने एक्सिस पे चक्कर लगाता है। अब आप सोच के देखिए ना, एक बार यदि सूरज हम आप इंसान की तरह थक जाए और वो चक्कर लगाना बंद कर दे, क्या होगा? शौक लगा लगा हो जाएगा, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप अंदाजा लगा के देखिए। तो इसीलिए सूरज अपने एक्सिस पे जो घूमता है वो बेसिकली वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, पूरब से पश्चिम घूमता है, पूरब से पश्चिम। और इसका जो घूर्णन टाइम है वो इक्वेटर के रिस्पेक्टली 25 दिन लगता है, और पोल के रिस्पेक्टली इसका 33 दिन लगता है, 33 डेज लगता है। क्लियर है? दूसरी बात है, आपको पता हो जो सूरज जो है ये गैस और प्लाज्मा से बना हुआ है। ठीक है? सूरज जो है वो गैस और प्लाज्मा से बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा ऑलरेडी ये गैसों का भाग होता है, और प्लाज्मा मतलब आप कह सकते हैं जो एक लिक्विड से हल्का सा गाढ़ा फॉर्म में होता है। मतलब पृथ्वी की तरह नहीं जो आप वहां पे जाओगे और खड़े हो जाओगे, सरफेस है वहां पे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पृथ्वी जो है वो ठोस है, सॉलिड शेप में है, बट सूरज का ऐसा नहीं है, वो गैस है और थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म की बात करते हैं जिसको प्लाज्मा कहते हैं, उस शेप में है। अब आपको पता होगा जो सूरज जो है वहां पे कौन कौन से गैस मौजूद होते हैं? तो H2 हाइड्रोजन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अदर्स जो है वो 2.5% गैस हैं।
तो आप ऐसे याद रखिएगा, आपको पता होगा पृथ्वी पर भी 71% पानी है कि नहीं। आपको यदि पता होगा जो पृथ्वी जो है उसका, यहाँ पे मैं जैसे बताता हूँ, पृथ्वी जो है इसका ऑलमोस्ट 71% क्या है, पानी है, और 29% क्या है, स्थल है। आपने सुना होगा जो पृथ्वी का ऑलमोस्ट 71% एरिया पे जल है और 29% पे लैंड है या स्थल है। तो वही चीज़ें हैं, तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, जो जितना पानी है उतना ही क्या है, हाइड्रोजन है। तो सूरज की बात करते हैं तो सूरज में 71% हाइड्रोजन है, और दूसरी बात 26.5% हीलियम है, और अदर्स जो है वो 2.5% गैस है। ठीक है, लिथियम यूरेनियम वगैरह की बातें करते हैं। साथ साथ यह गैस और प्लाज्मा के रूप में है। ठीक है, तो इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठोस वगैरह नहीं है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है सूरज में प्रकाश, सूरज में जो लाइट आती है वो किसके कारण होता है। तो वो होता है नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, FUSIN से उत्पन्न होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सूरज की यदि बात करते हैं तो सूरज में जो प्रकाश है, जो लाइट उत्पन्न होती है, जो एनर्जी उत्पन्न होती है, ऊर्जा जो होती है, क्योंकि लाइट मीन्स एनर्जी, वो कैसे उत्पन्न होती है, तो वो ड्यू टू न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर नाभिकीय संलयन के कारण उत्पन्न होती है। देखो, संलयन मतलब होता है, संलयन यदि हिंदी में समझो तो चीजों को जोड़ना। संलयन मतलब होता है चीजों को जोड़ना, मतलब फ्यूजन मतलब जोड़ना। तो आपको जैसा बताया, गौर कीजिए, सूरज में कितना हाइड्रोजन है, 71%, और हीलियम कितना है, 26%। आपको बता दूं एक चीजें, क्या होता है जब दो हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम का निर्माण करता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपने देखा यहाँ पे जब दो हाइड्रोजन मिलकर के क्या होता है, हीलियम का निर्माण करता है और उसके साथ साथ ऊर्जा बनती है। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज आप ध्यान देना, जो जब तक सूरज पे हाइड्रोजन है, जब तक सूरज पे हाइड्रोजन है तब तक ही सूरज ऊर्जा प्रदान करता रहेगा, मतलब सूरज लाइट देता रहेगा। मतलब ये हो गया, जिस दिन हाइड्रोजन टूट करके हीलियम बन रहा है, जिस दिन ये हाइड्रोजन टूट करके हीलियम बन के कंप्लीट हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन रहेगा ही नहीं, क्योंकि दो हाइड्रोजन टूट करके एक हीलियम बनाता है जनरली। तो उस कंडीशन में मतलब हाइड्रोजन के 4 अणु मिल करके जो है वो एक क्या मॉलिक्यूल्स मिल करके एक हीलियम बनाता है। तो क्या होगा, एक समय ऐसा भी आएगा जब हाइड्रोजन नहीं बचेगा तो हीलियम नहीं बनेगा, और हीलियम नहीं बनेगा तो एनर्जी क्रिएट नहीं होगी, और एनर्जी क्रिएट नहीं होगी तो सूरज खत्म हो जाएगा। जी हाँ, पर आप घबराइए नहीं, आजकल 5 दिन में नहीं होने वाला है। आप एग्जाम पास कर जाओगे, आपके जो है कंप्लीट जो है वो खानदान का खानदान बढ़ता जाएगा। उसके बाद कुछ होगा तो किसने देखा, इन फ्यूचर की बातें। क्यों? क्योंकि सूरज का जो अनुमानित आयु है, सूरज का जो एक एस्टिमेटेड एज है, ये देखो, सूरज का जो आयु है, एस्टिमेटेड एज है, वो है 5 बिलियन या 5 अरब वर्ष। क्या समझा आपने? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सूरज का कितना अनुमानित आयु है, तो 5 अरब वर्ष या 5 बिलियन। क्यों? देखिए क्यों, क्योंकि यहां पे क्लियर है, जो भाई जब तक सूरज में हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन से ही हीलियम बनता है, और हीलियम ही क्या है, एनर्जी क्रिएट करता है। तो जब तक हाइड्रोजन है तब तक हीलियम बनेगा, हीलियम बनेगा तो एनर्जी निकलता रहेगा, और हाइड्रोजन है ही नहीं तो भैया हीलियम कहां से बनेगा, और हीलियम नहीं बनेगा तो एनर्जी कहां से निकलेगा। तो ये जो अनुमान वैज्ञानिकों ने लगाया है उसके हिसाब से करीब करीब 5 बिलियन या 5 अरब वर्ष जो है वो सूरज की अनुमानित आयु है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपने क्या समझा, जो सूरज में 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% अदर गैस हैं। साथ साथ सूरज जो है वो गैस का ही रूप है, और इसमें थोड़ा बहुत प्लाज्मा का भी रूप होता है जो लिक्विड फॉर्म में है। साथ साथ सूरज में प्रकाश या लाइट जो होती है वो ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन से उत्पन्न होती है, जो कि दो नाभिक का अणु मिलकर के एक हीलियम बना, जो हाइड्रोजन का अणु मिलके हीलियम बनाता है, और उससे फिर ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसीलिए जब तक हाइड्रोजन है तब तक हीलियम बनेगा और तब तक ऊर्जा उत्पन्न रहेगा। पर यह जो अनुमान है वो करीब करीब 5 बिलियन या 5 अरब वर्ष तक रहेगा। इसीलिए पूछा जाता है सूरज की अनुमानित आयु, एस्टिमेटेड एज कितना है, तो 5 अरब वर्ष के आसपास है। ठीक है, ध्यान देना।
वहीं पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो ये कितना ऊर्जा निकलता है सूरज से, भाई ऊर्जा की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, तो 10⁻26 जूल पर सेकेंड। अयो दादा, 10⁻26 जूल पर सेकेंड जो है वो सूरज से ऊर्जा निकलता है या एनर्जी निकलता है। आप अंदाजा लगा के देख लीजिए, ठीक है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान देना। अब बात करते हैं सूरज का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है, सूरज का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है, ठीक है, जो हम देखते हैं उसे प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहा जाता है। जी हाँ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो फोटोस्फीयर क्या होता है। तो सूरज का दिखाई देने वाला जो भाग, सूरज का जो भाग हमें दिखाई, क्योंकि उसका इंटरनल चीज हमें नहीं दिखाई देता, सोलर फ्लेम हमें दिखाई नहीं देता है, जो इतनी ज्यादा जो वहां पे टेम्परेचर उत्पन्न होता है वो हमें दिखाई नहीं देता। तो मतलब क्या हो गया, जो सूरज का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। जनरली वो सरफेस की बातें होती हैं, क्योंकि सरफेस ही हमें सिर्फ दिखाई देता है, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं, तो आप यहां ध्यान दीजिएगा, जो सूरज का तापमान की बातें होती हैं। एक्चुअली सूरज की तापमान 3 तरह का जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या जी, जो सूरज पूरा का पूरा सूरज है, इसका जो हमें दिखता है वो ये भाग हमें दिखाई देता है, सरफेस वाला भाग हमें, सरफेस वाला भाग दिखाई देता है, ध्यान देना। तो ये जो सरफेस वाला भाग है, सतह है, इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। पॉइंट शुड बी नोटेड, इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, 6000 डिग्री। यहाँ 24, 44, 45, 46 पे ओ माई गॉड सो हॉट करने लगते हैं हम, और यहाँ 6000 डिग्री सेल्सियस है। सोच के देखो, कोई जाएगा ओम स्वाहा, खत्म, कोई सूरज के पास पहुंच गया, कहानी खत्म। इसीलिए तो मतलब ही नहीं है सूरज तक जाने का। तो सूरज का जो बाहरी मतलब सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद सूरज के अंदर का जो टेम्परेचर है, अंदर का टेम्परेचर मतलब जिसको कोर कहते हैं या केंद्र कहते हैं, सूरज के जो सेंटर का टेम्परेचर है, जिसको हम देख ही नहीं सकते हैं, देख ही नहीं पाते हैं, वो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। वो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूरज के कोर का या अंदर का जो टेम्परेचर है, केंद्र का जो टेम्परेचर है, वो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। गौर से सोचिए, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, तो 15 मिलियन मतलब 150 लाख डिग्री सेल्सियस। हेलो, 150 लाख डिग्री सेल्सियस सूरज के अंदर का टेम्परेचर है। कहां जाओगे मरने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं सूरज के सतह या सरफेस का, बता दिया 6000 डिग्री सेल्सियस। वहीं पे क्या होता है, तो सूरज से सन फ्लेम भी निकलते हैं या सौर जो तरंगे होती है वो निकलती है, और वो जिधर से निकलती है वहां से फिर रिएक्शन करके थोड़ा सा जो है वो डॉट डॉट या अंधेरा सा हो जाता है। तो जो अंधेरा होता है उस एरिया का जो टेम्परेचर होता है वो ये ऐसे कई कई जगह होते हैं, उसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस, जिसको सन स्पॉट्स कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? सन स्पॉट्स कहते हैं। तो या इसको हम सूर्य कलंक भी कहते हैं, हिंदी में सूर्य कलंक या सूर्य धब्बा कहते हैं। तो देखो, अच्छा आपको बता दूं, ये जो है वो सूरज का सबसे अंधेरा वाला भाग होता है। सोचो, जब अंधेरा वाला भाग का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस है, माइनस नहीं प्लस 1500 डिग्री सेल्सियस, तो भाई क्या तांडव मचाता होगा सूरज। और मैंने बोला सूरज से बड़ा बड़ा तारा है, तो आप बाकी तारों का आप अंदाजा लगा के देख लो। तो क्या आपने देखा, जो टेम्परेचर की यदि बात करते हैं तो सबसे पहले जो एरिया हमें सूरज का आंखों से दिखता है उसको हम सूरज का क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। जो भाग हमें दिखता है जनरली वो सरफेस दिखता है, क्योंकि कोर में तो आप देख नहीं पाओगे। तो जो सरफेस दिखता है वो सरफेस का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। मतलब सूरज के जो बाहरी सतह है, जो एक्सटर्नल सरफेस है, उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूरज के जो इंटरनल टेम्परेचर है, मतलब सूरज के केंद्र का तापमान है 15 मिलियन या 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। और सूरज के जो सन स्पॉट्स हैं या सौर कलंक कहते हैं, जो उसका अंधेरा वाला भाग होता है, उसका 1500 डिग्री सेल्सियस है, 1500 डिग्री सेल्सियस है। तो ये तीन जो हैं ये सूरज के टेम्परेचर के क्वेश्चन आते हैं। आप बहुत अच्छे से, उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा, समझ गए होंगे। मतलब सरफेस का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस, अंदर का टेम्परेचर 150 लाख डिग्री सेल्सियस या 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और जो सन स्पॉट्स या सूर्य कलंक होते हैं उसका 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो स्पीड और लाइट की बात करते हैं, आप सबको पता होगा, जो स्पीड ऑफ लाइट मतलब प्रकाश जो है उसकी गति क्या होती है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड।
सिंपल सी बातें हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि आप लाख को किलोमीटर को मीटर में करोगे तो ऑब्वियस सी बातें हैं 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। वहीं पे सूरज से जो सूरज की रोशनी आती है या सनलाइट जो है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड। कहीं कहीं आपको 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 17 सेकेंड भी दिया रहेगा, बट अप्रॉक्सीमेटली इसको माना गया है 8 मिनट 20 सेकेंड या 500 सेकेंड। आपको कभी कोई ऑप्शन ऐसा नहीं होगा जो 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 17 सेकेंड, 8 मिनट 18 सेकेंड, नहीं, या तो 8 मिनट रहेगा, 9 मिनट रहेगा या 500 सेकेंड रहेगा, ऐसे ऑप्शन रहेंगे। तो एक एवरेज जो माना गया है सूरज से पृथ्वी तक जो उसकी लाइट आती है, मतलब कोई भी चीज सूरज से यदि पृथ्वी पे दिखेगा वो 8 मिनट के बाद दिखेगा, एक्चुअल में यहां पे हो जाएगा, बट सूरज से जो दिखेगा, क्योंकि दिखता कब है, जब लाइट पहुंचती है। कोई भी चीज को हम कब देखते हैं, जब लाइट वहां तक पहुंचती है और वो रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंचती है। तो मतलब यदि बात करते हैं तो सूरज से जो कोई चीज दिखेगा वो एक्चुअल से 8 मिनट बाद पृथ्वी पे दिखेगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश आने में 8 मिनट लग जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 मिनट 20 सेकेंड मतलब 500 सेकेंड। और अब दूरी की बात करते हैं तो आप लोगों ने जरूर मैथ में पढ़ा होगा, जो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम इंटू स्पीड की बात करते हैं तो आप 500 सेकेंड को 3 लाख किलोमीटर से गुना कर दीजिए, देख लीजिए ऑलमोस्ट 15 करोड़ किलोमीटर होगा। तो सूरज का जो पृथ्वी से जो डिस्टेंस है वो 14.98 करोड़ किलोमीटर या उसको 15 करोड़ किलोमीटर कहते हैं। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है खूब पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? साथ साथ सूरज से पृथ्वी तक जो लाइट पहुंचती है, मतलब सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है, तो 500 सेकेंड लेता है, मतलब 8 मिनट 20 सेकेंड। तो फिर डिस्टेंस कितनी है, तो आप स्पीड को जो है वो टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल 15 करोड़ किलोमीटर है। ये क्लियर हो गया। आयु की बात करते हैं तो 5 मिलियन या 5 अरब वर्ष बता दिया। वहीं एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो 1 प्रकाश वर्ष या अंग्रेजी में इसको 1 लाइट ईयर कहते हैं। 1 लाइट ईयर इजकल टू 9.45 गुने 10⁻13 किलोमीटर, 9.54 गुने 10⁻13 किलोमीटर। अब आप कह सकते हैं जो ये प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो सूरज के द्वारा, सन के द्वारा एक साल में, सूरज के द्वारा 1 साल में, या सूरज का प्रकाश 1 साल में जितना दूरी कवर करता है, सूरज नहीं, सूरज की लाइट की बात हो रही है ना, तो सूरज का लाइट 1 साल में जितना दूरी तय करता है, जितना डिस्टेंस कवर करता है ड्यूरिंग 1 ईयर, उसी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब कितना कवर करता है, तो 9.45 गुने 10⁻13 किलोमीटर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो 1 प्रकाश वर्ष या 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है, 9.45 गुने 10⁻13 किलोमीटर। मतलब क्या हो गया, तो सूरज की प्रकाश 1 साल में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसी को 1 लाइट ईयर कहते हैं। दूसरी बातें क्या होता है, 1 पारसेक या 1 पारसेक, 1 पारसेक बराबर 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। क्या आपने समझा? एक्चुअली पारसेक की बात करते हैं तो यह दूरी मापने की, डिस्टेंस मेजर करने की सबसे मैक्सिमम यूनिट है, मतलब डिस्टेंस मापने की यह सबसे बड़ा यूनिट है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार 1 पारसेक बराबर कितना होता है, तो आप सोचिए ना, 3.6 प्रकाश वर्ष मतलब 3.6 प्रकाश ईयर में जितना सूरज की रोशनी कवर की जाएगी उतना 1 पारसेक में होता है। तो आपने 2 चीज समझ लिया यहाँ पे, जो 1 प्रकाश वर्ष या 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है, तो 9.45 गुने 10⁻13 मीटर किलोमीटर। वही बात करते हैं 1 पारसेक। तो पारसेक क्या है, तो दूरी मापने की जो सबसे लंबी जो यूनिट है, दूरी मापने का जो सबसे लंबा यूनिट है उसी को क्या कहते हैं, 1 पारसेक। तो 1 पारसेक बराबर 3.6 प्रकाश वर्ष या 3.6 लाइट ईयर। ये चीजें क्लियर हो गई। ओके, यहां तक बता दिया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है सूरज का गुरुत्वाकर्षण कितना है, तो सूरज का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी से 28 गुना ज्यादा है। ये क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण है ना भाई। छत से कूदते हैं हम, सीधे नीचे ही जाते हैं ना, कूद मत जाना कोई, सीधे नीचे जाते हैं। आम जो गिरता है सीधे नीचे आता है, क्या है ये, पानी जो है वो नीचे गिरता है, क्या है ये, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका 28 गुना ज्यादा, क्योंकि ये रूल है, जो
पिंड या जो ऑब्जेक्ट या जो बॉडी जितनी बड़ी होती है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा होता है। तो पृथ्वी से सूरज आपको पता है कितना ज्यादा बड़ा है, इसलिए उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ओवरऑल बस इतना, जो सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी से कितना ज्यादा है, तो 28 टाइम्स ज्यादा है, ये ध्यान दीजिएगा। वहीं पे सूरज की डायमीटर की बात करते हैं या सूरज के व्यास की बात करते हैं, व्यास या डायमीटर की बात करते हैं, तो 13,92,000 किलोमीटर है, 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से 109 गुना ज्यादा है। जी हाँ, मतलब पृथ्वी का जो डायमीटर है, डायमीटर से आप रेडियस निकालते हैं, रेडियस से क्या निकलता है, एरिया निकलता है। तो पृथ्वी का जो डायमीटर है उसका 109 टाइम्स ज्यादा डायमीटर किसका है, सूरज का है। तो पृथ्वी का डायमीटर का 109 टाइम्स सूरज का डायमीटर है, जो कितना है, 13,92,000 किलोमीटर। ठीक है, 13,92,000 किलोमीटर। तो ये बहुत अच्छे से थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, जो सूरज का ग्रेविटेशनल पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स से कितना ज्यादा है, 28 गुना ज्यादा है। सूरज का जो डायमीटर है वो पृथ्वी से कितना ज्यादा है, 109 टाइम्स ज्यादा है, मतलब उसका जो डायमीटर 13,92,000 किलोमीटर है। वही बताया टोटल टाइम, सूरज की रोशनी का पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड या 500 सेकंड। ठीक है, स्पीड कितना है लाइट की, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, जो सूरज से पृथ्वी का जो एवरेज डिस्टेंस है वो 14.98 या 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, वहीं एक लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर क्या होता है बता दिया। सूरज की रोशनी एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करती है उसको 1 लाइट ईयर कहते हैं, जो कि 9.45 × 10⁻13 किलोमीटर के बराबर होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे ज्यादा इसमें कुछ कंसेप्ट है नहीं। तो बताइए मैं क्या बताऊंगा, थोड़ा सा आपको याद करना होगा। हाँ, ये समझ गया होंगे आप लोग, जो भाई प्रकाश वर्ष क्या होता है, वहीं पे पार्सेक क्या होता है। एक पार्सेक तो बता दिया, जो डिस्टेंस मापने की जो सबसे बड़ी यूनिट होती है उसको पार्सेक कहा जाता है, जो कि 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, यहां पे बता दिया जो सूरज का जो टेम्परेचर होता है वो 3 तरह का होता है। सबसे पहले जो हमें दिखता है, मतलब सूरज के सरफेस का टेम्परेचर, सूरज के बाहरी भाग का टेम्परेचर, वो 6,06,000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, वहीं पे यदि बात करते हैं तो सूरज के अंदर का इंटरनल पार्ट का जो कोर का जो टेम्परेचर है, केंद्र का टेम्परेचर है, वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। और साथ साथ जहां जहां सूरज के सन स्पॉट्स हैं या सौर कलंक है, जहां काले धब्बे हैं, जो कि अंधेरा पार्ट होता है सूरज का, वहां का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस है। सूरज की बात करते हैं तो यहाँ पे ऊर्जा या लाइट कैसे उत्पन्न होती है, तो ड्यू टू नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों, क्योंकि जब सूरज में जो है वो 2 चीजें हैं, हाइड्रोजन है और हीलियम है। हाइड्रोजन 71% है और हीलियम 26.5% है, और बाकी अदर्स गैस हैं। तो हाइड्रोजन टूट करके 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनता है, और हीलियम से फिर ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जब तक सूरज में हाइड्रोजन है तब तक सूरज में एनर्जी उत्पन्न होती रहेगी, मतलब लाइट होती रहेगी। और ये कब तक होगा, तो जो अनुमानित आयु है वो 5 बिलियन या 5 अरब वर्ष है। इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, साथ साथ अब बात करते हैं, देखो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें। आप एक्चुअली बता दूं, जो जितने भी हमारा जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, आप सबको पता होगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट एक चीज़ ध्यान देना, ये किस शेप में लगाती है। देखो, एक होता है राउंड राउंड शेप, मतलब आप यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा, बट जैसे सूरज है और उसका बिल्कुल गोल 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 गोल। और एक होता है जो मतलब ऐसे करके, ऐसे इस शेप में, जो मैंने बनाया है एक तरह से इस शेप में, ऐसे करके, ऐसे मान के चलिए इस शेप में, इसको कहते हैं एलोंगेटेड पाथ। इसको एलोंगेटेड पाथ कह सकते हैं या ओवल शेप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एलोंगेटेड पाथ कह सकते हैं या ओवल शेप कह सकते हैं। समझने की कोशिश करना, ओवल शेप, या हिंदी में इसको कहते हैं दीर्घवृत्तीय कक्षा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पृथ्वी सूरज के चारों तरफ किस शेप में घूमती है, तो एलोंगेटेड पाथ या दीर्घवृत्तीय पाथ में। तो अब आप बताइए, जब एक गोल गोल कोई घूमेगा, उस कंडीशन में मान लीजिए कोई यहाँ पे है और वो कोई व्यक्ति उसके सिर्फ गोल गोल चारों तरफ घूमता है, उस कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में उसका और उसका डिस्टेंस सेम रहेगा। बट जब कोई इस शेप में घूमता है तो आप देख सकते हो, एक बार यहाँ पे इसका डिस्टेंस पास आता है और एक बार डिस्टेंस आप देख लीजिए कितना दूर जाता है। जी हाँ, तो यही चीजें जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
चूंकि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ एलोंगेटेड पाथ में घूमती है, ओवल शेप में घूमती है, उस कंडीशन में कभी सूरज पृथ्वी से पास होता है और कभी सूरज पृथ्वी से दूर होता है। और यही कारण है, इसी कारण पृथ्वी पे मौसम परिवर्तन जो होता है ना, सीजन चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, यही कारण। बट मैं यहाँ पे दो अलग बातें बता रहा हूँ। एक्चुअली इन दो चीज़ों का से जो है वो दो नाम बनते हैं, दो काम होता है, क्वेश्चन आता है। क्या है? आपने नाम सुना होगा एक उपसौर का, उपसौर या अंग्रेजी में उसको पेरिहीलियन कहते हैं, और एक आपने नाम सुना होगा अपसौर या अंग्रेजी में उसको एपिहीलियन कहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं पेरिहीलियन या उपसौर का। ये क्या है? तो पृथ्वी सूरज के सबसे पास जब होता है, पृथ्वी सूरज के सबसे पास जब होती है, तब जो कंडीशन बनता है उसको हम उपसौर कहते हैं। तो देखिए, समझिएगा, ये कब होगा? जब पृथ्वी ऐसे घूम रही है और जब वो सूरज के पास होगा ऐसे करके, उस कंडीशन को उपसौर कहते हैं या पेरिहीलियन कहते हैं। उस कंडीशन में पृथ्वी की सूरज से कितनी दूरी होती है? 14.70 करोड़। समझिए, एक एवरेज बताया था 14.98, मतलब 15 करोड़। बट इस कंडीशन में दूरी कम हो जाती है, तो 14.70 करोड़ होता है किलोमीटर, जो है वो डिस्टेंस जो है वो क्या होता है सूरज का पृथ्वी से। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान देना। देखो, उपसौर है हिंदी में, अंग्रेजी में पेरिहीलियन। बट आप एक टर्म समझना, उप को हिंदी में क्या कहते हैं? जनरली सब कहते हैं ना, उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री कहते हैं, या फिर आपने सुना होगा उप मुख्यमंत्री कहते हैं। वैसे जनरली सब कहते हैं। ठीक है, सब मतलब उप मतलब सब होता है। तो उप मतलब क्या होता है? छोटा। वे प्रधानमंत्री तो मेन हो गया, बड़े वाला, उप प्रधानमंत्री मतलब छोटे वाला। तो आप ऐसे याद रखिएगा, जहां पे उप होगा, जहां पे उप होगा, या अंग्रेजी में सब कहते हैं, तो जहां पे उप होगा या सब होगा, उस कंडीशन में वहां पे छोटा हो गया, क्योंकि उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ठीक है ना, उप मंत्री, तो ये हो गया छोटा। तो उस कंडीशन में पृथ्वी का सूरज से क्या होगा? छोटा डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब कम डिस्टेंस रहेगा, जो कि सबसे कम होता है। तो यह घटना जो उपसौर की घटना होती है, वो बेसिकली वही होता है जब पृथ्वी और सूरज के बीच में सबसे कम दूरी होती है, जो कितना होता है? 14.70 करोड़। 14.70 करोड़। तो कैसे याद रखेंगे? उपसौर, उप मतलब छोटा बताया भाई, उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री छोटा, तो मतलब पृथ्वी और सूरज के बीच में दूरी छोटा, तो कितना हो जाएगा? ओरिजिनल से छोटा, मतलब 14.70 करोड़। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा। अब एक होता है अपसौर। अपसौर, अपसौर, अपसौर की यदि बात करते हैं, जिसको एपिहीलियन कहते हैं, मतलब क्या होता है? जब पृथ्वी जब सूरज से अधिकतम दूरी पर होता है, पृथ्वी जब सूरज से अधिकतम दूरी पर होता है, तो वो कितना होता है दूरी जी? 15.21 करोड़। मतलब ये वाला डिस्टेंस जब ऐसे घूम रहा होता है एलोंगेटेड पाथ में, और जब ये वाला डिस्टेंस होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? 15.21 करोड़ होता है। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? जैसे वहां पे सब करके उप करके याद रखा था, यहां पे क्या है? अपसौर। हिंदी में देखिए, अपसौर कई बार हिंदी मीडियम वालों को काम आ जाता है, अपसौर। अब तो अपसौर में अप है ना, अप मतलब क्या होता है? उठाना। अप मतलब होता है बढ़ना, एक तरह से, है ना, मतलब अप मतलब जो भाई, ठीक है, पुल अप, खींचना, बढ़ना। तो ये अप मतलब होता है ऊपर की तरफ, तो ऊपर मतलब हो गया ज्यादा, तो मतलब 15.21 करोड़। आप ऐसे रिलेट करके यदि याद, क्योंकि देखो बहुत कंटेंट है, थोड़ा थोड़ा रिलेट करके, टूटी फूटी से भी आप रिलेट करके याद रखोगे, क्योंकि देखो उपसौर है, तो उप मतलब आप सभी अंग्रेजी मीडियम वाले भी होंगे, बट कम से कम उप मुख्यमंत्री का नाम तो सुना होगा, उप प्राइम मिनिस्टर तो समझते होंगे। उप मतलब होता है सब, छोटा। तो मतलब जब सूरज और पृथ्वी की डिस्टेंस छोटी हो, उसको उपसौर कहेंगे। जब पृथ्वी और सूरज की डिस्टेंस ज्यादा हो, अप हो मतलब ज्यादा हो, उसको हम क्या कहेंगे? एपिहीलियन कहेंगे, या फिर अपसौर कहेंगे। उस कंडीशन में कितना होता है? मैक्सिमम होता है, जो कि 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। ठीक है, और एवरेज की बात करते हैं तो ये तो आपको पता है 15 करोड़ या 14.98 करोड़। तो आपने ये तीन चीज समझ लिया, जो तीन कंडीशन होते हैं। चूंकि पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों तरफ एलोंगेटेड पाथ या दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। इस कंडीशन में क्या होता है? एक बार पृथ्वी सूरज के पास होती है, ज्यादा पास होती है, एक बार पृथ्वी सूरज से बहुत ज्यादा दूर होती है, और बाकी कंडीशन में एवरेज दूरी पे रहती है। तो सूरज
की एवरेज दूरी जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। बट जब सूरज पृथ्वी के सबसे पास होता है उस घटना को क्या कहा जाता है? उप प्रधानमंत्री, मतलब छोटा प्रधानमंत्री, मतलब उपसौर, मतलब पेरिहिलियन, मतलब सूरज और पृथ्वी का डिस्टेंस छोटा। कितना जी? 14.7 करोड़। वहीं पे बात करते हैं अपसौर। एक घटना होती है जब सूरज और पृथ्वी का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम अप होता है, अप होता है मतलब ज्यादा होता है, तो वो कितना है? 15.21 करोड़। ये दोनों घटना आप बहुत अच्छे से याद, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है उपसौर क्या है, पेरिहिलियन क्या होता है, अपसौर क्या है, आपका एपिहिलियन क्या होता है। साथ साथ ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो उपसौर की घटना कब होती है और अपसौर की घटना कब होती है। तो आपने क्या देखा? उपसौर मतलब छोटा बताया था ना, आपको छोटा बताया था ना, तो आप ध्यान रखिएगा 3 और 4, 3 4 में छोटा कौन सा है? 3। भाई 3 4 में 3 छोटा है, तो 3 जनवरी को यह घटना होती है हमेशा। क्या? किसका? उपसौर का। और अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को होता है। तो आप देखिए वैसे भी 3 जनवरी, जनवरी लिखने में 3 अक्षर का है, 3 जनवरी, जुलाई लिखने में 4 अक्षर का है। कितना भी छोटा लिखोगे 4 अक्षर लिखना ही पड़ेगा, 4 लेटर लिखना पड़ेगा। जनवरी का 3 लेटर में काम चल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा हमेशा छोटे वाला 2 आपको अंक याद रखने हैं, 2 नंबर याद रखने। छोटे वाला नंबर छोटे के साथ, बड़े वाला नंबर बड़े के साथ, और जितना नंबर उतना लेटर। मतलब 3 याद रखोगे मतलब 3 जनवरी, 4 याद रखोगे मतलब 4 जुलाई, खत्म कहानी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उपसौर की घटना क्या होती है, अपसौर की घटना क्या होती है, एपिहिलियन क्या होता है और पेरिहिलियन क्या होता है। पेरिहिलियन या उपसौर कहते हैं उस घटना को जहां पे उप है, मतलब छोटा है, मतलब पृथ्वी और सूरज की डिस्टेंस जहां पे सबसे कम है उसको हम उपसौर कहते हैं। वो कब होता है? तो छोटे वाले दिन में होता है, मतलब 3 जनवरी को होता है। और यह टोटल डिस्टेंस कितना है? 14.70 करोड़। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अपसौर, मतलब अप ज्यादा। तो वो कब है? तो वो एपिहिलियन कब होता है? तो जब पृथ्वी और सूरज की डिस्टेंस मैक्सिमम है उसको हम अपसौर कहते हैं। और उसमें डिस्टेंस कितना होता है? 15.21 करोड़। और वो किस दिन होता है? तो ज्यादा वाला 4 जुलाई को। और ये सारी चीजें क्यों होती है? क्योंकि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ एलोंगेटेड पाथ में या फिर दीर्घवृत्ताकार में या ओवल शेप में घूमती है। और यही रीजन है जो पृथ्वी पे जो मौसम परिवर्तन होता है उसका भी रीजन यही है। ठीक है। अब बात करते हैं एक चीज और, लास्ट बातें, जो सूर्य का घनत्व, मतलब जो सूर्य का जो सेंट्रल डेंसिटी है, घनत्व डेंसिटी, वो कितना होता है? 100 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। सोचिए पर ग्राम, मतलब यदि उसका सेंट्रल डेंसिटी की बात करते हैं तो 100 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में 100 ग्राम उसका डेंसिटी होता है। अब आप सोचो 1 सेंटीमीटर में उसका 100 ग्राम डेंसिटी होता है, जो पृथ्वी के डेंसिटी का 20 गुना ज्यादा है। मतलब पृथ्वी का जो डेंसिटी है ना वो 5 है, मतलब 5 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर है पृथ्वी का डेंसिटी, उससे 20 गुना ज्यादा। मतलब पृथ्वी जितनी डेंस है, जितना उसमें भरा हुआ है चीजें, उससे 20 गुना ज्यादा सूरज में भरा हुआ है। होगा भी, हर चीज तो बड़ा है। ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए 28 गुना ज्यादा है, डायमीटर देखिए 109 गुना ज्यादा है। वजन की बात करते हैं, उसका वॉल्यूम की बात करते हैं तो करीब करीब 13 लाख गुना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इतना सब कुछ है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डेंसिटी भी जो ज्यादा होगी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपका कंप्लीट तौर पे सूरज के बारे में ऑलमोस्ट मैंने चीजें बताई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें, और मैं फिर वही कहूंगा आप इसको बहुत अच्छे से कॉपी पेन लेकर के चीजों को जो है एक एक करके नोट करके कीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप क्लरिकल एग्जाम दो, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दो, यूपीपीसीएस का दो, बीपीएससी का दो, एसएससी का दो, किसी भी एग्जाम का दो, आपको इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, जिसमें सूरज के बारे में सारी बातें बताई गई है। और उम्मीद करते हैं जो आपको ये समझ आया होगा। एक लॉन्ग ब्रेक के बाद में आया था, बट आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके और फ्रूटफुल टॉपिक लेके मैं आया। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिए, समझिए, और यदि आपको इफेक्टिव लगता है तो एज यूजुअल जैसा आप लोग करते हैं, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उस नीडेड व्यक्ति तक पहुंचाएं जिनको कि इस वीडियो का इंतजार था
और जो कंटिन्यूसली देखते हैं, ठीक है, तो आप लोग इस काम को बहुत अच्छे से करें, क्योंकि मैं तो पढ़ा के मेहनत कर रहा हूं और आप इसको शेयर करके इसको आगे तक पहुंचाइए, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें और अच्छे तरीके से पॉजिटिव होकर के प्रिपरेशन करते रहें। मैं अब बिल्कुल टाइम टू टाइम आपके साथ जुड़ा रहूंगा और एक नया नया वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट का लेकर के आता रहूंगा। अब गैप नहीं होगा, ये प्रॉमिस है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।